हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं, मालूम है क्या? क्लास 12th का फिजिक्स का क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है बच्चे। क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, इसी कारण हम सोचे कि एक सारा फॉर्मूला एक जगह रख दे, बता दे आप लोग को और उसको अप्लाई कैसे करना है बच्चे। तो चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। और बच्चों, मेरा नाम है शुभम कुमार, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बोलते हैं ना कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि कोई बॉडी है बच्चे, बॉडी पे टोटल चार्ज जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नंबर ऑफ चार्ज के सम के बराबर होता है। बस यहाँ पे चार्ज फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। चार्ज -1/2, 3/2 ये सब कूलम पॉसिबल नहीं है। तो वही लिखे, देखिए Q इज इक्वल टू N, वेयर Q क्या है? टोटल चार्ज है। N क्या है? 0 +-1 +-2 +-3। N का वैल्यू 1/2, 2/3 -1/2 पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा कि क्या क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में -1/2 कूलम पॉसिबल है, तो बोलेगा कभी नहीं, चार्ज फ्रैक्शनल यहाँ पे नहीं होगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में। और E क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन है या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए मास ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग चार्जिंग। कितना मास ट्रांसफर होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना। मतलब हम लोग जो देखते हैं, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि मान लेते हैं पॉलीथीन को ना उलेन कपड़ा पे रब किया जा रहा है, तो बोला है कि कितना नंबर ऑफ ट्रांसफर होगा चार्ज। उसमें पूछ रहा है कि क्या मास भी ट्रांसफर होगा, तो बहुत बच्चे लिखते हैं नो, मास रिमेन्स कांस्टेंट होगा। नहीं नहीं बच्चे, मास भी ट्रांसफर होगा। कितना मास होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर कितना है इलेक्ट्रॉन का, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू N से फॉर्मूला से N का वैल्यू हम लोग निकाले और उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कि टोटल चार्ज कितना। और चार्ज ऑफ, देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैग्नीट्यूड में बता रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। बस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछेगा तो बोल दीजिएगा -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 × 10⁻27 kg होता है। ये तो बच्चे आप लोग को क्लियर है। अब देखिए बच्चे, आप लोग से पूछेगा कि अल्फा पार्टिकल्स है, तो अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाएगा? 2 × मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा? 2 × मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। देखिए एक वर्ड यूज होता है चार्ज। चार्ज जो होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब कोई आइसोलेटेड बॉडी है, उस पे कितना टोटल चार्ज है सब को जोड़ दीजिएगा तो वही हो जाएगा चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या बोले बच्चे कि चार्ज, देखिए हम लोग क्या देखें कि चार्ज कभी भी आपसे पूछेगा कि क्या Q इज इक्वल टू -1/2 कूलम पॉसिबल है, पूछेगा क्या पॉसिबल है, तो लिखिएगा नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है Q इज इक्वल टू -1/2 या 1/2 कूलम। अब देखिए जैसे अल्फा पार्टिकल है बच्चे, अल्फा पार्टिकल्स है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा? देखिए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू होगा 2 × चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब 2 × E+ हो जाएगा। ठीक है, तो और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएगा बच्चे? 4 × मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। 4 × क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में कि 4 × क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखिए।
देखिए अब कूलम्ब्स लॉ क्या होता है हम लोग बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स को ही हम लोग कूलम्ब्स लॉ क्या देता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन देता है। आपसे पूछेगा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, ये है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो ये क्या देता है, इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ किसका, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स देता है। इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला देता है। कैसे बच्चे कि ये बोले थे कि दो मास होगा Q1, दो चार्ज होगा Q1 और Q2 और इसके बीच का सेपरेशन R होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, K Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बटे R स्क्वायर, ठीक है, ये होगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये याद रखेगा। और K का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, देखिए वैल्यू ऑफ K याद रखेगा। K क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू होता है बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, K का वैल्यू। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ को, इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में, इसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ K ये है बच्चे। अब यहाँ पे K का वैल्यू है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये पर मीटी है, Vt इन फ्री स्पेस है, ठीक है, पर मीटी Vt इन फ्री स्पेस है, इसका एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है 8.5, इसको 9 × 10⁻⁻11 लिखिए, इसको कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में बच्चे, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Fe इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसी को बहुत लोग बच्चे ऐसे लिख देते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 9 × 10⁹ Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड अब बटे R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बच्चे एक चीज आप लोग को आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R स्क्वायर के। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बच्चे Fe जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर के। आ रहा है बात समझ में, Fe वर्सेस R ग्राफ क्या हो जाएगा, देखिए ये Fe है, ये Fe है और ये R है, ये Fe वर्सेस R ग्राफ है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Fe टेंड्स टू 0 करेगा तो R टेंड्स टू इंफिनिटी करेगा, इसी तरह R टेंड्स टू 0 करेगा तो Fe टेंड्स टू इंफिनिटी करेगा। तो ये इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए हम लोग मीडियम का बात करते हैं, क्या होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस देख लिया हम लोग। अब रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी का। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट, इसको k से या एप्सिलॉन r से लिखते हैं। क्या बोले बच्चे? k से या एप्सिलॉन r से लिखते हैं। k से या एप्सिलॉन r से, इसको k लिखते हैं या एप्सिलॉन r लिखते हैं। इसका वैल्यू होता है बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। क्या बोले? इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम बटे इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम। वैक्यूम ये होता है। आ रहा है बात समझ में? तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम का बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम बटे एप्सिलॉन r, या इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम। ये भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r जो होता है बच्चे, देखिएगा वैल्यू ऑफ किसका? एप्सिलॉन r का। देखिएगा फॉर एयर या वैक्यूम कितना होता है? 1। और किसके लिए? वाटर के लिए। वाटर के लिए कितना होता है? एप्सिलॉन r का वैल्यू बच्चे 80 होता है। अब मेटल के लिए क्या होता है? मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये तो क्लियर है आप लोग को कि मेटल के लिए क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। किसका? रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू बच्चे। क्लियर है आप लोग को? अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम क्या होगा? देखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम, वैक्यूम इज इक्वल टू क्या था? Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, मीडियम का बात कर रहे हैं तो क्या होगा? Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। क्यों बच्चे एप्सिलॉन r? क्योंकि यहाँ पे पढ़िए एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटी है, vt परमिटी, vt इन फ्री स्पेस है, इन फ्री स्पेस है। ठीक है, इसका वैल्यू अभी हम लोग पढ़े 8.85, इसी को इंटू 10 टू द पावर -11 क्या? कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसी को अप्रॉक्स हम 9 लिखे। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी है, परमिटिविटी है। कहाँ पे बच्चे? इन फ्री, इन मीडियम। इन कहाँ पे है? मीडियम में है। आ रहा है बात समझ में? किसमें है? मीडियम में। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। अभी तो हम लोग बताए, ये देखिए तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े बच्चे। क्या फॉर्मूला पढ़े? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो देखिए तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अब बटे 4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसी को बच्चे ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिएगा तो Q1 Q2 अब बटे क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू 1 बटे एप्सिलॉन r। देखिए तो बच्चे, तो ये फॉर्मूला तो ये हो गया वैक्यूम के लिए, ये तो याद रखना है। और ये मीडियम के लिए हो गया, तो एप्सिलॉन का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, एप्सिलॉन r का वैल्यू दिया रहेगा। इसीलिए इसके बदले में यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? वैक्यूम। तो F इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम अब बटे एप्सिलॉन r आ गया ये। तो देखिए इससे पता क्या चल रहा है बच्चे कि इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर मीडियम में लेके जाएंगे, कहां पे? मीडियम में लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स एप्सिलॉन r फैक्टर से घटेगा।
1/εr टाइम्स फैक्टर से घटेगा। वही हम लोग बोलते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम लोग मीडियम में लेके जाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ये बात आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग से पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स किस में, आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स टू प्रोटॉन में कितना क्या होगा, तो 10⁻36 टाइम्स जो होगा ना बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्योंकि आप लोग याद करिए, फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस 4 तरह का होता है। कौन कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर में बच्चे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इसके बाद कौन है बच्चे? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तब कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तब कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर में, ये आप लोग को याद होना चाहिए। इसीलिए अब देखिए, इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? 10⁻40 टाइम, 42 टाइम। और इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो 10⁻39 टाइम। यही 3 तो पूछेगा, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जहां पे F इलेक्ट्रिक फोर्स है, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चे, देखिए, जिस चार्ज पे आपको बोले ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, उस चार्ज को लेना ही नहीं है बच्चे। क्यों नहीं लेना है? देखिए आपको बताते हैं क्या होता है, कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग E लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? कैपिटल E। वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक फोर्स अब बटे क्या होता है? टेस्ट चार्ज। क्या होता है बच्चे? टेस्ट चार्ज। देखिए, टेस्ट चार्ज बच्चे में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई में कि टेस्ट चार्ज किसके लिए डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है बच्चे। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फोर्स अब बटे Q0। ये फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा, याद है, ठीक है, एमटीआर रहेगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए देखने जा रहे हैं। फील्ड किसके लिए बच्चे? फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। तो क्या होगा पॉइंट चार्ज के लिए? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए देखेंगे तो E इज इक्वल टू बच्चे होगा K Q अब बटे R²। इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q अब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q अब बटे R²। ये याद रखेगा। देखिए, जिस पे बोला, मतलब यहां देखिए, यहां 2 पॉइंट है, मान लेते हैं ये 2 कूलम है और ये 3 कूलम है, ठीक है, ये 3 कूलम है बच्चे, और ये 4 मीटर है। आपसे पूछा कि फाइंड, बोल दिया फाइंड E एट, बोल दिया 3 कूलम पे। कहां पे बोल दिया? 3 कूलम पे बच्चे निकालने के लिए। तो जिसे 3 कूलम पे बोला ना बच्चे, तो 3 कूलम इसके लिए टेस्ट चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K × 2 देते तो क्या होगा? K × 2 अब बटे 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि हम लोग सोर्स चार्ज को लेंगे, जिस पे बोलेगा उस चार्ज को लेना ही नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं लेना है? क्योंकि टेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से बच्चे।
ठीक है, टेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब देखिए हम लोगों से E वर्सेस R ग्राफ पूछेगा, E वर्सेस R, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी यही ग्राफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि E जो होता है बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R स्क्वायर के। तो देख लिया हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कभी भी ऐड कीजिएगा तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स से, यही दो से आप यूज कर सकते हैं बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे लीनियर चार्ज डेंसिटी का। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? अगर कोई रॉड वुड में हम लोगों को अगर फाइनाइट रॉड दे दिया, अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा बच्चे? तो उसके लिए क्या करेंगे? तो याद है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और तीन तरह का होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी तीन तरह का होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसके बारे में बच्चे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा लिखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज बटे लेंथ होगा। क्या होगा? चार्ज बटे लेंथ। इसका यूनिट क्या होगा? कूलम बटे मीटर। चार्ज बटे लेंथ। अब वही फॉर फाइनाइट का बात करेंगे। फॉर फाइनाइट कोई रॉड है बच्चे, चार्ज रॉड है, जैसे इस टाइप का मान लेते हैं फाइनाइट, ये एल लेंथ का रॉड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डीएल एलिमेंट ही छोटा सा कट करेंगे, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तो छोटा सा जब कट करके निकालेंगे बच्चे तो इसमें कितना चार्ज आएगा, डी क्यू, और कितना लेंथ में, डीएल में। तो इसका क्या हो जाएगा, ये एल लेंथ है, तो इसका फॉर फाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी डी क्यू बटे क्या हो जाएगा, डीएल, डी क्यू बटे डीएल। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, कोई सीट है बच्चे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, तो ये होता है बच्चे Q बटे A, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम बटे मीटर स्क्वायर। दोनों स्केलर क्वांटिटी है बच्चे, तो फॉर फाइनाइट का क्या हो जाएगा, फॉर फाइनाइट का तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बटे dA। क्या हो जाएगा, dq बटे dA। क्लियर है बच्चे, dq बटे dA हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या मतलब, अगर कोई सीट को काटा जाएगा, फाइनाइट सीट होगा तो कैसे निकालेंगे, क्लियर है ना। देखिए अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेंसिटी, रो 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 क्या है, RHO रो है, इसको ऐसे लिखते हैं, रो और आधा ऑफ रो। तो क्या होता है, चार्ज बटे वॉल्यूम, Q बटे V। देख रहे हैं, यूनिट से समझिएगा, कूलम बटे मीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम का ना यूनिट होता है। अब फॉर फाइनाइट का बात करेंगे तो फॉर फाइनाइट का तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बटे dV। अब देखिए बच्चे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या बोले, इलेक्ट्रिक डायपोल का बात कर रहे हैं बच्चे। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है P से। इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला Q इंटू 2A होता है। Q इंटू 2A कैसे होता है बच्चे, कि मान लेते हैं कोई जैसे देखिए ये डिस्टेंस माइनस Q है, और ये डिस्टेंस क्या है बच्चे, प्लस Q है।
इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a है, ये 2a है। 2a क्यों ले रहे हैं बच्चे? 2a इसलिए ले रहे हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर निकालने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए 2a। और इसका डायपोल का बच्चे याद रखिएगा, डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम मीटर होता है। क्या होता है कूलम मीटर। और आपसे पूछेगा कि डायपोल का यूनिट क्या होता है, तो कूलम मीटर। डायपोल क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डायपोल के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। ये नहीं कि 2 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 2 कूलम को बोलेगा इसका डायपोल क्या है, तो नहीं होगा। -2 कूलम -2 कूलम का नहीं होगा, मतलब -2 कूलम होना चाहिए और +2 कूलम, अपोजिट एंड इक्वल चार्ज होना चाहिए। आया बात समझ में? अब देखिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डायपोल का देखने जा रहे हैं एक्सियल पोजीशन पे। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ड्यू टू डायपोल। डायपोल कहां पे ऑन एक्सियल, कहां पे बच्चे एक्सियल। देखिए AXIAL एक्सियल पोजीशन, मतलब एक्सिस पे पूछ रहा है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चे 2kp/r³ होता है। क्या होता है 2kp/r³। इसी को हम लोग 2p/4πε0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 2p/r³ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है r³ के लिए। अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं क्या डायपोल देखने जा रहे हैं बच्चे, कहां पे एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, ये हो जाएगा kp/r³, मतलब इसको लिखेंगे p/4πε0r³। आ रहा है बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे हम नोट करके लिख सकते हैं बच्चे एक बार कि E जो होता है E इक्वेटोरियल जो होता है, E एक्सियल यहाँ पे लिखते हैं, E एक्सियल जो होता है बच्चे इक्वल टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल होता है। इक्वेटोरियल होता है, देख रहे हैं ना यहाँ पे देखिए 2p/4πε0r³ है, यहाँ p/4πε, तो 2 इंटू इक्वेटोरियल होता है। इसलिए ये दोनों का E एक्सियल बटे E इक्वेटोरियल का रेशियो 2:1 होता है, और E इक्वेटोरियल बटे E एक्सियल का रेशियो 1:2 होता है। ये पूछ सकता है, याद रखेगा। तो देखिए यहां से एक बात हम लोगों को सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला बच्चे? देखिए फॉर्मूला लिखना होगा तो 5 मिनट में लिख देंगे, लेकिन बच्चे समझाना बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आप लोग को यूज करने आना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात करते हैं बच्चे इसका, अगर 4 पॉइंट के लिए देखे थे, 4 पॉइंट का बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चे r² था, r² था। ठीक है, अब 4 डायपोल के लिए क्या हो गया, 4 डायपोल के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r³ के। क्या हो गया बच्चे r³ के। ये याद रखिएगा। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा E वर्सेस R ग्राफ। तो देखिए ये जो हो गया बच्चे रैपिडली जो चेंज करेगा, मान लेते हैं ये जो हो गया ग्राफ किसका हो गया, ये वाला E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया, 4 पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। ठीक है, r² हो गया। अब डायपोल के लिए बात करेंगे तो रैपिडली चेंज करेगा, तो देखिए ये करेगा बच्चे ऐसे रैपिडली, ये ग्राफ चल जाएगा। तो ये वाला ग्राफ क्या हो गया
आर क्यूब हो गया। ठीक है, डायपोल के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, अब हम लोग इनफाइनाइट रॉड क्या होगा, सेमी सर्कुलर रिंग पे क्या होगा, उसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर फॉर फाइनाइट रॉड रहेगा, फाइनाइट का मतलब क्या है, सॉरी इनफाइनाइट, क्या होगा बच्चे यहाँ पे इनफाइनाइट रॉड होगा। तो क्या होगा इनफाइनाइट का, E इज इक्वल टू के लेमडा बटे आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। मतलब ये फाई 1 है और ये फाई 2। अगर कोई रॉड है बच्चे, चार्ज रॉड है, उसको हम लोग क्या किए, एलिमेंट्री कट कर लिए। अब ठीक है, अगर वही इफ फाई 1 और फाई 2 90 डिग्री हो जाएगा, लिख देगा इफ रॉड इज इनफाइनाइट लॉन्ग, बोल देगा इनफाइनाइट लॉन्ग, मतलब उस केस में फाई 1 और फाई 2 कितना हो जाएगा 90, तो 91 1 2 हो जाएगा, तो 2 के लैम्डा बाय आर। और देखिए फॉर सेंटर ऑफ सेमी सर्कल रिंग क्या हो जाएगा बच्चे, यही होगा E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर। अगर कोई सेमी सर्कल रिंग है तो, और इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ E वर्सेस R ग्राफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कहां, एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग पे, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब देख रहे हैं बच्चे, क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसका देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। देखिए यहां पे लिख देते हैं, एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, मतलब ये बच्चे मान लेते हैं ये चार्ज रिंग है, ये चार्ज रिंग है। ठीक है, इसके यहां से x डिस्टेंस पे, ये P पॉइंट पे x डिस्टेंस पे पूछेगा, तो E एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E एक्सिस इज इक्वल टू, याद रखेगा क्या होगा, K Q X, x डिस्टेंस है तो, अब बटे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस और ये इसका क्या है, रेडियस है बच्चे, कितना रेडियस है a, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, qx अब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k का वैल्यू डाल दिए, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2, यही ना हम लोग रखते हैं। और अगर मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि x जो होता है बच्चे, मान लेते हैं कि x मच मच ग्रेटर देन है a से, तो यहां से x स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, x मच मच ग्रेटर देन है a से, तो a स्क्वायर को यहां पे क्या कर लेते हैं, a स्क्वायर को नेग्लेक्टेड कर लेते हैं, नेग्लेक्टेड कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है E बराबर, तो E बराबर हो जाता है k क्यूब, अब बटे देखिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर लिए तो x स्क्वायर पे पावर 3/2, देखिए तो x स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो x क्यूब हो जाएगा, और ऊपर x है तो कट के कितना आ जाएगा, qx बटे x स्क्वायर। देखिए तो 4 पॉइंट चार्ज के लिए जैसा 4 पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करने लगेगा। ये हो गया एक फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया बच्चे। अब मान लेते हैं एट सेंटर पे पूछ दे, कहां पे, एट सेंटर पे, एट सेंटर पे पूछ दे, तो सेंटर पे जब पूछेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो E बराबर क्या हो जाएगा 0। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर 0 होता है। क्यों, ये भी रीजन बोल सकते हैं कि चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे होता है। आ रहा है बात समझ में बच्चे, इसी कारण से। अब देखते हैं हम लोग गॉस, गॉस का क्या होता है, गॉस फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, चलिए देखते हैं। गॉस, गॉस जो बोले थे कि जहां पे देखिए, जहां पे इलेक्ट्रिक कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है बच्चे, वहीं पे गॉस आ जाता है, क्या आ जाता है, गॉस आ जाता है। जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पे गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है। तो देखिए एक बात ये याद रखिएगा, क्या, अब देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क, देखिए टॉर्क याद रखेगा ये Pe sin थीटा होता है, इसी को इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे,
तो टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे P क्रॉस E हो जाएगा, ठीक है। और गॉस देखिए, गॉस लॉ में हम लोग इसी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करते हैं। किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको फाई ई लिखते हैं। ये ई और डॉट ds होता है बच्चे, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्यों? स्केलर क्वांटिटी होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, इसीलिए इसको ई ds cos थीटा बोलते हैं। थीटा एंगल बिटवीन ई और ds है। और गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम होता है कि फाई ई इज इक्वल टू ये लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज लूप इनटू ई डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर कोई फिगर है बच्चे और इसके अंदर चार्ज कितना है? q है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ना, यहाँ पे q1 चार्ज है, q1 है, और यहाँ पे q2 है, यहाँ पे q3 है, यहाँ पे q4 है, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो फाई इज इक्वल टू, देखिए इसका मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज लूप q डॉट ds, मतलब ये गॉसियन सरफेस है। क्या है बच्चे? गॉसियन सरफेस है। तो इसके अंदर चार्ज कितना है? देखिए तो सिर्फ q1 है, तो q1 बटे एप्सिलॉन, ये हो गया। अगर बच्चे आपसे पूछेगा जैसे क्यूब ऑफ फेस पे, मतलब क्यूब के जैसे क्यूब दिया हुआ उसके फेस पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? q बटे एप्सिलॉन नॉट। और अगर ईच फेस पे पूछेगा, ईच फेस पे, तो कितना फेस होता है क्यूब का? 6, इसलिए ये 6 में डिवाइड हो जाएगा, q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखिएगा आप लोग। आया बात समझ में? अगर फेस ऑफ क्यूब पूछेगा तो ये, ईच फेस ऑफ क्यूब पूछेगा तो ये q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्या, ये तो हम लोग देख लिए गॉस का। देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, क्या? थीन स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर बच्चे। तो थीन स्फेरिकल सेल में क्या होता है ना, गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है। एक बार गॉसियन सरफेस केस 1 में देखिए r ग्रेटर देन r है, मतलब ये r ग्रेटर देन r है, मतलब ये गॉसियन सरफेस है। तो इसके अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज द गॉसियन सरफेस कितना है? q। तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सेंटर से रेडियली निकल रहा है। आ रहा है बात समझ में? रेडियस के अलोंग निकल रहा है और परपेंडिकुलर होता है। केस 2 में r इज इक्वल टू r होगा सरफेस पे, मतलब यही गॉसियन सरफेस हो गया। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि आप लोग बोले थे कि टोटल चार्ज इसके सरफेस पे हो गया, इसके अंदर तो हुआ नहीं, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। केस 3, अब r ग्रेटर देन r है, मतलब इनसाइड है, मतलब अब ये कैपिटल ये जो सरफेस है ना, ये अंदर गॉसियन सरफेस आ गया। तो E इज इक्वल टू k q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होगा। इसी कारण से इसका ग्राफ क्या होगा? E वर्सेस r ग्राफ 0 हो गया, और इसके बाद E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? r स्क्वायर हो गया। अब देखिए सॉलिड स्फीयर का यही केस होगा, r आउटसाइड होगा तो ये हो जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगा। अगर r इज इक्वल टू r होगा तो सरफेस पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर है। और केस 3, क्योंकि स्मॉल r यहाँ पे वेरिएबल है, वो कभी बाहर जा रहा है कभी अंदर, ठीक है, और यहाँ पे r ग्रेटर देन r है, कैपिटल R ज्यादा हो गया स्मॉल r से, मतलब अंदर हो गया, इनसाइड हो गया, क्योंकि कैपिटल R तो स्फीयर का रेडियस है बच्चे। तो देखिए qr बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो गया, तो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। तो इसका ग्राफ हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का। ये याद रहेगा बच्चे। अब हम लोग थिन शीट और थिक शीट का देख लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा। देखिए बच्चों ये लास्ट है, ये थीन शीट है बच्चे। थीन मतलब मान लेते हैं ना कॉपी का या बुक का एक पेज है, एक पेज है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है बच्चे? सिग्मा है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और ये थिक शीट है, मतलब बुक है, मोटा बुक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन देखना है तो वीडियो अपलोडेड है बच्चे। अब देखिए पैरेलल प्लेट है, तो पैरेलल प्लेट में इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ शीट 1 शीट 2 लिए, और यहाँ पे रीजन लिए बच्चे। देखिए यहाँ पे रीजन 1 रीजन 2 और रीजन 3 लिए।
तो देखिए तो यहाँ पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई बराबर ये, तो ये सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई बराबर जोड़ेंगे तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, कट के कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए अगर अपोजिट पैरेलल प्लेट है, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों आउटसाइड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। याद रखिएगा क्या बोले, इक्वल एंड अपोजिट अगर उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, इक्वल एंड अपोजिट मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों आउटसाइड रीजन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और इनसाइड रीजन पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे, देखिए E1 बराबर क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर E2 बराबर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन और सिग्मा प्लस सिग्मा, तो क्या होगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कट के यही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ 0। अब देखिए डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लिए, तो दोनों का डायरेक्शन देखिए। अब बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, और देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, इसलिए सीट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया। फिर देखिए सीट 2 को देखिए, वो भी देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ये भी रिपेल हो गया, तो ये भी आ गया सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में, और सिग्मा 2 बटे देखिए माइनस सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब यहाँ पे देखिए इधर जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा 2 जो आया ये निगेटिव आया, क्यों, क्योंकि इधर है, देख लीजिए यहाँ बताया है इधर निगेटिव, तो देखिए जोड़ेंगे तो E इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कर दिया, और दोनों उधर जा रहा है तो दोनों पॉजिटिव, मतलब ये सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो देखिए तो दोनों को जोड़ दिए तो ये आ गया। देखिए बच्चे इसका जो भी फॉर्मूला था हम सारा लिख दिए।